टेंडेंसी ऑफ जीन्स, बल्कि इसको और ऐड करो, लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं, अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, टेंडेंसी ऑफ द जीन्स located on the same chromosome to stay together during hereditary यानी एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जीन्स पास करते समय जीन्स की क्या कोशिश होगी कि अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो वो इकट्ठी रहें, सेपरेट ना हों। This tendency of the genes to stay together during hereditary transmission is called linkage। और ये कैसे पॉसिबल होगा? If distance between two genes is less, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही लिंकेज स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर दो जीन्स बिल्कुल पास पास में हैं तो उनको क्रॉसिंग ओवर सेपरेट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड हैं, दूर दूर हैं, तब उनको क्रॉसिंग ओवर सेपरेट करेगी। क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर क्या होगी? सेपरेशन ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। इससे रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। आपको क्लियर करना होगा कि ये कैसे होती है क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ का टॉपिक नहीं है ये, तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं इससे, और जो लिंकेज है इट गिव राइज टू पेरेंटल टाइप, क्योंकि ये पेरेंट्स जैसा ही रखे। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इनको मैंने डिफाइन कर दिया आपके लिए। जीन्स का इकट्ठे रहना लिंकेज और उनका सेपरेट होना क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर उसने कहा है कि लोकाई आर लिंक, मतलब जो लोकाई हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम है और वो सेपरेट नहीं होंगी। तो डाई हाइब्रिड लिया है हमने। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? हेटेरोजाइगस पेरेंट्स, पहले यही लिखिए, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स। कितने ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस हैं? दो ट्रेट्स के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे, और लोकाई कितनी है? 2। ये एक क्रोमोसोम है मेरे पास, एक क्रोमोसोम ये है, तो मैं इसमें ले रहा हूं G एंड L, G एंड L। G का मतलब होता है ग्रे बॉडी कलर। G यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रे बॉडी कलर। G मीन्स ग्रे बॉडी कलर, एंड L मीन्स लॉन्ग। ये उसका साइज दिया है लॉन्ग। और अब ये हेटेरोजाइगस कब बनेगा? अगर यहाँ पर G हो, यहाँ पर L हो। ये कंप्लीट हो गया पेरेंट। तो दूसरा पेरेंट क्या है? इसको क्रॉस में ले लीजिए, लिखिए, इसको कोशिश करो। हेटेरोजाइगस है, आप क्या लिखेंगे यहाँ? आप अपना माइंड लगाइए। अरे हेटेरोजाइगस पेरेंट है, ये हेटेरोजाइगस ही लिया मैंने, तो ऐसा ही लिखें। हो गया दो पेरेंट्स का क्रॉस। हेटेरोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस इफ टू लोकाई आर लिंक। ये दो लोकाई हैं, लोकस फॉर G एंड लोकस फॉर L। दोनों पास पास में हैं, लिंक में हैं, सेपरेट नहीं होंगे। जब गैमेट बनाएंगे तब आप ध्यान में रखेंगे कि इसको सेपरेट करते समय। तो अगर ये ग्रे बॉडी कलर है G, तो ये कौन सा बॉडी कलर है? इसको G को ब्लैक से शो कर। अब उधर जाऊंगा, नीचे लिख देता हूं
G for ब्लैक कलर और L for शॉर्ट, लॉन्ग की बजाय शॉर्ट हो जाएगा, L for शॉर्ट। और द्वार भी कह सकते हैं आप, हम इसको द्वार भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने लिख दिया हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हैं, जीनोटाइप मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइन आपको ध्यान होना चाहिए, गैमेट्स बनाइए। यहाँ गैमेट्स क्या बनेंगे देखिए, अब यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर लिंक जीन्स हैं तो ये दोनों इकट्ठी जाएंगी, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो इनके बीच में G और L स्मॉल आ जाएगा, L के साथ ये स्मॉल आ जाएगा, बट इसने कहा है कि लिंक्ड है, तो पहला गैमेट क्या बन जाएगा, G एंड L वाला, बस यही सेपरेट हो गया। और दूसरे में G एंड L, ये गैमेट बन गए, दोनों सेपरेट हो गए और कुछ नहीं हुआ, नथिंग एल्स, दोनों को सेपरेट कर दो, G एंड L। कुछ ज्यादा नहीं है इसमें भी, G L और दूसरा गैमेट G L। ऐसा क्यों हुआ है, हम इसको क्रॉसिंग ओवर भी कर सकते थे, बट उसने मेंशन किया है कि ये जो है लिंक्ड हैं, तो हमने दोनों को लिंक रखा है, सेपरेट नहीं किया है। अब F1 पे जाइए, इसको और इसको मिलाइए पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, G कैपिटल L कैपिटल, और इधर से क्या आ गया, G कैपिटल L कैपिटल। देखिए पहला केस ये होगा, दूसरा केस को ले लीजिए, G L, अब ये ले लो, ये क्या आ जाएगा, G L, कुछ नहीं होगा, बस G जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं, ये और ये, फिर ये और ये। अब आप क्या लेंगे, तीसरा केस ले लें, इसको और इसको, पहले ही हम कोशिश करेंगे ये लिखने, G L, अब ये लिखेंगे G L, और अब लास्ट में इन दोनों को मिला दीजिए आप, दो ही लोकस लेने हैं, G L G L। आपका फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। ये क्या होगा, ग्रे एंड लॉन्ग, ये क्या होगा, ग्रे एंड लॉन्ग, ये क्या होगा, ग्रे एंड लॉन्ग। G मींस ग्रे, L मींस लॉन्ग, दोनों पॉसिबिलिटीज देखिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। थ्री क्या है, ग्रे लॉन्ग, थ्री, और ब्लैक ड्वार्फ, ये G से स्मॉल G से ब्लैक, ध्यान रखिए, चलो ब्लैक एंड ड्वार्फ 1, तो क्या रेशियो आ गया, 3:1। ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको कुछ और लेकर के भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ G और L लेकर के कर दिया है, आप इसको T और Y दोनों कैपिटल लेकर के कर सकते हैं। T, मान लीजिए टी प्लांट में करते हैं T और येलो कलर के लिए Y, तो यहाँ पे आ जाएगा T Y, सेम यहाँ आ जाएगा, फिर रिजल्ट को भी चला जाएगा। जैसा भी आपको करना है, सेलेक्ट एनी वन, दो इकट्ठे ना करें क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इस क्रॉस को आई सजेस्ट यू, ये मेरे पास हो गया है, पर जब आप करेंगे मेक मिस्टेक्स, इसमें मिस्टेक्स करेंगे तो इसको बार बार करिए, अल्टीमेट रेमेडी यही है रेक्टिफिकेशन की, इसको बार बार करते जाइए, आपके इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी एंड यू विल रीच टू द फाइनल कंक्लूजन। इस प्रोसेस वी विल गेट ग्रे लॉन्ग एंड ब्लैक dwarf, get tall yellow and dwarf dwarf and green in ratio of 3:1। करिए इसको 2 मिनट लगाएं।
जो भी आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं, मैं उनको ये सिंसियर एडवाइस करता हूं कि वो इस क्रॉस को बना करके देखें, साथ साथ भी बनाएं और अपने आप भी बना करके देखें। तब आपको पता लगेगा कि अपने आप बनाना कुछ डिफिकल्ट है और मेरा बना वो देखना थोड़ा इजी है। तो आप डिफिकल्ट वाली राह पर चलिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे और कर जाएंगे। और अगर मेरी राह पर चलते रहे कि हो गया बस ये तो एग्जाम में कर देंगे, तो नो नो नहीं होगा, बिल्कुल। ये क्वेश्चन है, यहाँ का क्वेश्चन है, सॉरी, और यहाँ से मैंने आंसर शुरू किया है, तो इसको देख लें। तो मैं समझता हूं कि आपने कर लिया होगा इसको। अगर नहीं भी किया है तो 1-2 मिनट और दे देता हूं, कर लीजिए, घर पर करने की कोशिश करना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं अभी एज सच रहने दे रहा हूं। अगर कोई रह गया होगा और करना चाहता है तो ही और शी कैन डू इट, तो इसको कर लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ T.H. Morgan in genetics. Very important. T.H. Thomas Hunt Morgan, ये उसका कंप्लीट नेम है, थॉमस हंट मॉर्गन। क्या किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने? जो थॉमस हंट मॉर्गन है, इसने एक तो प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इसका कंट्रीब्यूशन बताना है कि इसने क्या क्या किया है। तो पहला, द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वाज कि इसने क्या कंट्रीब्यूट किया था, बताइए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। और इस थ्योरी को प्रपोज करके इसने प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज दिया था। थोड़ा आपको यहाँ ब्रीफली बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज क्या है, अभी बता दूंगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। इसने, आप इतना ही याद रखें कि इसने लिंकेज के प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश किया था। तो इसके लिए हमें अलग अलग क्रॉस करा के देखना होता है। जैसे मैंने आज 2 चीज को सेपरेट नहीं किया, तो आप भी बिना सेपरेट करे करके देखेंगे। तो द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज मॉर्गन postulated chromosomal theory of linkage. इसने लिंकेज की थ्योरी दी। नंबर 2, he established principle of linkage and प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज ग्रुप्स भी इसने किया था। ये लिंकेज ग्रुप्स के बारे में आपको बताता हूँ अभी 2 मिनट में कुछ। देन मॉर्गन ने ही डिस्कवर किया था सेक्स क्रोमोसोम्स को। ये इसका कंट्रीब्यूशन है, दैट ही डिस्कवर्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। उसने सेक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, लिंकेज को डिस्कवर किया था, प्रिंसिपल्स को, सेक्स लिंकेज भी उसी ने ढूंढी थी, सेक्स क्रोमोसोम्स को, सेक्स लिंकेज को, क्रॉसिंग ओवर को, ये सब उसी का कंट्रीब्यूशन है। एंड मॉर्गन proposed the technique of chromosome mapping। अब आपके पास ये नहीं है सिलेबस में मेंशन की हुई, तो हमने क्रोमोसोम मैपिंग वगैरह को छोड़ दिया है। क्रोमोसोम मैपिंग, ये सब कुछ, बल्कि इसने एक बुक भी लिखी थी। इनको आप पॉइंट्स में मेंशन कर रहे हैं, आपकी बुक में आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे इनको। पहला कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसने लिंकेज, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज दी। सेकंड इज एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। थर्ड कंट्रीब्यूशन इज मॉर्गन डिस्कवर्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। उसने सेक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया था, क्रॉसिंग ओवर को, एंड
technique for chromosome mapping. And number 4 is Morgan wrote a book. एक बुक लिखी थी उसने जिसको नेम ऑफ द बुक वाज थ्योरी ऑफ जीन्स. थ्योरी ऑफ जीन्स ये बुक का नेम था. और इस बुक के पब्लिश होने के बाद ही जेनेटिक्स बायो की एक ब्रांच है, इसके बारे में लोगों को रिकॉग्निशन मिली थी. नहीं तो पहले तो इसको एक इंपॉर्टेंट ब्रांच के रूप में बायोलॉजी की मानते ही नहीं थे. एंड देन अल्टीमेटली जो मॉर्गन है ही गॉट नोबेल प्राइज. मॉर्गन गॉट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड इनके फिजियोलॉजी का ये भी उसका कंट्रीब्यूशन ही है. इतने उसके लिए ऑनर है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऑनर है. जिसने इतना काम किया है तो उसको कुछ ऑनर भी मिलना चाहिए. हाँ ये यस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका. तो ये 2 मार्क्स में एक का क्वेश्चन आ जाता है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप माइंड में जरूर रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन पेडिग्री एनालिसिस. ये थोड़ा मैंने ज्यादा नहीं वहां कराया. पेडिग्री एनालिसिस इसमें हम फैमिली ट्रीज बनाते हैं. देखिए जो ह्यूमन हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हम ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे. आपने हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना चाहा था इन पी प्लांट, तो मेंडल जिस तरह से मर्जी क्रॉस कर सकता था और उसने कराए. टॉल को ड्वार्फ से, ड्वार्फ को से, जो मर्जी जिस तरीके से उसने चाहा क्रॉस करा ली. बट ह्यूमन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम जैसे मर्जी क्रॉस करा लें. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ड्यूरेशन पीरियड लाइफ स्पैन का भी लंबा है, रिजल्ट्स भी कम मिलेंगे. फिर मिक्स्ड एंसेस्ट्री है, मैटरनल एंसेस्ट्री सेपरेट है, पैटर्नल एंसेस्ट्री सेपरेट है, तो हम उसमें भी किसी ट्रेट को प्योर लाइन में नहीं चला सकते. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने में हमारे पास आ सकती हैं. फिर भी हम किसी ट्रेट को देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो इस स्टडी को करने के लिए हमें उनकी कई पीढ़ियों का एक ग्राफ या फोटोग्राफ यहाँ बनाना. इसी फोटोग्राफ को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं. मान लीजिए मैं किसी एक ट्रेट को देखना चाहता हूँ. एक ट्रेट है जैसे फ्यूज ईयर लोब्स. ये इजीली विजिबल ट्रेट है, आप इसको अपने आप देख सकते हैं. बहुत से जो ह्यूमन पर्सन्स हैं उनकी जो ईयर लोब्स हैं वो फ्यूज होती हैं, मतलब नीचे से फ्यूज विद द स्किन, फेस की स्किन के साथ जुड़ी होती हैं, और कईयों की फ्री होती हैं. आप देखना चाहते हैं कि इनमें से एक रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है. एक को सेलेक्ट कर लो, फ्यूज ईयर लोब है. आज एक बच्चा है, उसकी फ्यूज ईयर लोब हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि इसकी पिछली पीढ़ी में क्या था, उससे पिछली पीढ़ी में क्या था. तो इन पीढ़ियों का फोटो बनाइए. इस फोटो को बनाने को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस. और जब हम ये पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तब वो ट्रेट हमारे पास सामने आ जाएगा. मान लीजिए कोई सेक्स लिंक्ड ट्रेट है. क्या ट्रेट है? सेक्स लिंक्ड ट्रेट. किसी को भी हीमोफीलिया है. अब जानते हैं आपने स्टडी किया है कि हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. तो ये कभी भी मेल से मेल में नहीं पास ऑन होगा, क्योंकि अब इसका रीजन क्या है? फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. सेक्स लिंक्ड recessive traits are not
passed on from father to son, बाप से बेटे में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील? क्योंकि फादर तो अपने बेटे को सिर्फ वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्स तो उसमें माता में से आ रहा है। जो वाई क्रोमोसोम है वो फादर कंट्रीब्यूट कर, और वाई के ऊपर हीमोफीलिया की जीन नहीं होती। अब हम इस पेडिग्री बना करके आकर देखते हैं कि एक ट्रेट है वो फादर से डॉटर में जा रहा है, डॉटर से फिर सन्स में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का केस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। तो हमने यही देखना होता है पेडिग्री कि कोई ट्रेट कैसे ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए कोई डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट जीन से कंट्रोल हो रहा है, जब आप पेडिग्री बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो अगर वो ट्रेट हर एक पीढ़ी में आ रहा है, ओनली देन इट विल बी डोमिनेंट। अगर वो एक भी पीढ़ी को स्किप कर गया तो वो डोमिनेंट नहीं है। ये आपको कुछ प्रेडिक्शंस इसकी बनानी होंगी। तो दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। मेल्स सिंबल्स, ये जरूर लर्न कर लेना, ये सिंबल्स हम कौन से यूज करते हैं। या ये यूज करते हैं या सर्कल यूज करते हैं। सर्कल किसके लिए है? ये मेल के लिए यूज किया जाता है और ये फीमेल के लिए। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए ये पहली जनरेशन में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा रोमन न्यूमरल से। रोमन न्यूमरल में जो मेल्स हैं उनको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, और जो फीमेल है उसको मैं सर्कल से शो कर रहा हूँ। इन मैंने नंबर नहीं डाला, इनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ने का मतलब क्या है कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। इनको मैं वर्टिकल लाइन देता हूँ और वर्टिकल लाइन से सेकंड जनरेशन के लिए लिखता हूँ, सेकंड जनरेशन को लिखता हूँ। अब इसमें क्या है, ये एक मेल होगा, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, और ये एक फीमेल होगी, नंबर 2 दे दिया। फिर एक मेल है, इसको मैंने नंबर 3 दे दिया, 1 2 3। अब इनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं अटैच करता। इसका मतलब क्या है, नंबर देखिए यहाँ, ये अरेबिक न्यूमरल है। अगर इस कपल को मैंने इस लाइन से शो लिंक किया है, तो ये लाइन वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है कि इस कपल की ये तीनों प्रोजेनी हैं, और इस तीनों प्रोजेनी में मैंने नंबर डाल दिया है, ये सन डॉटर सन। अब इस मेल में मान लीजिए मेरे को दिखाना है कि इसको हीमोफीलिया है, तो मैं इसको ऐसे शेड कर देता हूँ। क्या कर देते हैं, शेड, यानी कि शेडेड सिंबल। सॉरी, ये तो फीमेल हो गया, नो। यहां पर मैं इसको शेड कर देता हूं। इस शेड का मीनिंग क्या है? शेडेड सिंबल मींस, अगर मैंने इसको ऐसे शेड किया है तो इसका मतलब इस मेल को जिस भी हीमोफीलिया के लिए मान लो मैंने स्टडी किया है, तो ये हीमोफीलिया के लिए इसको हीमोफीलिया है। शेडेड सिंबल, ये क्या है, इसको ट्रेट इसमें प्रेजेंट है, हीमोफीलिया इसमें प्रेजेंट है। ये मैंने सेकंड जनरेशन ली है, इसमें मैंने नंबर लगाए हैं, तो ये 1 2 3 ये क्या शो कर रहे हैं कि तीनों एक ही कपल के प्रोजेनी हैं। ये क्या है, मेल, ये फीमेल और ये फीमेल। इस लाइन से जोड़ने का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन से, कि ये संतान है। इनको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से, अब मैं इसको यहाँ माइनस की मैरिज हो जाती है, ये कर दिया मैंने, इस पे मैं नंबर नहीं डालूंगा,
नो, क्योंकि वो इसकी संतान नहीं है इस कपल की, वो न्यू एंट्रेंट कहलाएगा, इट्स ए न्यू एंट्रेंट। तो इस तरीके से फिर इन वाली पीढ़ी से आगे बनाना एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मेल और फीमेल को ही शो करते हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह को शो नहीं करते। आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, जो शेडेड सिंबल हैं वो अफेक्टेड हैं, अनशेडेड सिंबल्स नॉर्मल हैं। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, देखिए नीचे लेफ्ट टू राइट, इसमें नंबर नहीं डाले, मैंने नंबर डाल के बताया है आपको। तो इस तरीके से करके हम इनका एक फैमिली ट्री प्रिपेयर करते हैं एंड प्रेपरेशन ऑफ दिस फैमिली ट्री इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है, हम इसी तरीके से कर सकते हैं और नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स। अब मेरे ख्याल में मेरे को बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसकी। इन ह्यूमन बीइंग्स सेक्स डिटरमिनेशन इज x dash xy type as in case of Drosophila। तो वहां से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a child has blood group O if the father has blood, ये मैंने करा दिया है आपको, इस क्वेश्चन को रीड करें, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ कराया था। फिर एक बार इसको देखिए, a bit hurriedly, थोड़ा जल्दी से करें। एक या 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, मिला के देखें जो मैंने कराया था क्या उस जैसा है या नहीं है, या वही है सिर्फ लैंग्वेज में चेंज है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स। कोडोमिनेंस, ये आपको जो मल्टीपल मैंने कराया था, कोडोमिनेंस वाज आल्सो डिस्कस्ड। ये जो ए बी ग्रुप है, इट इज ड्यू टू कोडोमिनेंस ऑफ जीन एलील ए एंड एलील बी। एग्जांपल इज AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको पूरा क्रॉस मैंने बनाया था स्नैपड्रैगन प्लांट में, एंटीराइनम में, एंड एग्जांपल एंटीराइनम भी मैंने दिया था आपको, मिराबिलिस जैलेपा भी आपको बताया था, 4 o'clock प्लांट, उनको देखेंगे आप। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, कल ही मैंने आपको बताया था शायद कि अगर सिंगल बेस में कोई चेंज हो रही है, म्यूटेशन हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और सिकल सेल एनीमिया इज इट्स एग्जांपल। ये मैंने आपको बेस पेयर ले करके समझाया था। डिफाइन करेंगे इसको, और इसका एग्जांपल क्या है आपके पास, सिंगल सिकल सेल एनीमिया is an example of point mutation. Who had proposed chromosomal theory of linkage? Morgan and Cassell, मैंने आपको बताया था ये। अब इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा यहाँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 and last, to complete this chapter I start with question number 16. Mention any two autosomal genetic disorders। शायद अब इसको करने की, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आज भी डिस्कस हुआ था। सिकल सेल एनीमिया, साइस्टिक फाइब्रोसिस, ये तो आज ही किए हैं हमने दोनों डिसऑर्डर्स। और इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, साइस्टिक फाइब्रोसिस है। ये सभी कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। कंफ्यूज नहीं कर जाना है, हीमोफीलिया को कलर ब्लाइंडनेस को यहाँ नहीं लेना है, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर, बट वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सिकल सेल एनीमिया लिखे हैं,
फिनाइलकीटोन्यूरिया लिखें एंड साइस्टिक फाइब्रोसिस लिखें विद देयर सिम्टम्स मेरे ख्याल में आपको मैंने सबके लिखवाए हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, आप खुद करिए रिपीट, अगर करना है तो 2 मिनट आपको दे देता हूँ, रिपीट करें एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, 2 मिनट लगाइए इस पे। पहले आप उनको जरा देखिए, देन आई विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। General introduction of this topic, molecular basis of inheritance. Inheritance, you know, transmission of characters. Molecular basis means which molecule is responsible for transmission of characters. ये डीएनए है या आरएनए है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इस टॉपिक में हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, व्हाट इज हेरिडिटरी मटेरियल, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिनके बेस पर हम हेरिडिटरी मटेरियल को डिफाइन करेंगे। प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, या कुछ और हो सकता है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। देन नंबर 2, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनके स्ट्रक्चरल डिटेल्स। इन दोनों की स्ट्रक्चरल डिटेल जो कि आप +1 में कर चुके हैं, तो उसको हम फिर से करने की कोशिश करेंगे। आपको रिमाइंड कराऊंगा क्या होता है डीएनए, कैसा होता है। जो हम वेरी पॉपुलर मॉडल वाटसन एंड क्रिक मॉडल डबल हेलिक्स, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली कोशिश करके आना डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो कि डबल हेलिक्स मॉडल है,